मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े रहने वाले हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें इन 28 सीटों के लिए तो कुल 12 मंत्री समेत 355 चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतर चुके हैं और इनमें बसपा, बीजेपी, कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के लिए आपको कुछ बड़े आंकड़े, कुछ बड़े समीकरण यहां पर दिखाने वाले हैं। लेकिन 28 के अखाड़े में बात करें तो कुल 63,88,000 मतदाता अपना मत देने वाले हैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए। लेकिन किसका पलड़ा यहां से भारी हो सकता है, आपको कुछ बड़े समीकरण दिखाने वाले हैं। जहां दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर 2 मंत्रियों का हाल ही में इस्तीफा हुआ है, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट का, और उसके बाद कुल 12 मंत्री अब बच जाते हैं। इनमें अदल सिंह कंसाना मंत्री, सुरेश धाकड़ यहां पर, इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव मंत्री, यहां पर गिरिराज दमतोरिया भी यहां पर 12 मंत्रियों में शामिल है और अपनी किस्मत का फैसला अब उनके लिए आने वाला है। क्या वो बीजेपी के बड़े मंत्री बन पाएंगे आने वाले समय में, या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वर्चस्व है उसको बरकरार रख पाएंगे? इस पर प्रभुराम चौधरी भी मंत्री यहाँ पर चुनावी मैदान में है, इमरती देवी जी भी यहाँ पर मैदान में है, प्रद्युम्न सिंह तोमर यहाँ पर, राजवर्धन दंतीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह डंग यहाँ पर, बिसाहूलाल सिंह मंत्री, ये वो 12 मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक यहाँ पर माने जाते हैं और इनके लिए यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए यहाँ पर जीतना काफी मायनों में जरूरी हो जाता है। लेकिन इसको इफेक्ट डाल सकती है मायावती के लिए कुछ बड़ी सीटें, क्योंकि मायावती जी ने अपने 28 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और 28 सीटों में से गोहात सीट, दिमनी, मुरैना, भांडेर और अंबा विधानसभा सीटें वो हैं। यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा 16 सीटों पर उपचुनाव है और ग्वालियर चंबल के लिए 2013 में बीजेपी ने 20 सीट हासिल की थी 34 में से, और 2018 में पलटवार कांग्रेस ने किया था और 26 से 27 सीटें यहां पर 34 में से हासिल की थी। लेकिन अब उपचुनाव 2020 में है, अब यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है? ग्वालियर विधानसभा सीट भी वीआईपी यानी हॉट सीटों में शामिल है। ग्वालियर के लिए अगर बात करें, क्षत्रिय वोटर 40,000 आते हैं, ब्राह्मण वोटर 35,000, वैश्य वोटर 15, मुस्लिम वोटर 10,000 और अन्य वोटर्स यहां से निकलकर आते हैं। कुल वोटर की बात करें तो 2,88,000, पुरुष वोटर की बात करें तो 1,54,000 और महिला वोटर की बात करें तो 1,32,000, ट्रांसजेंडर वोटर 16 आते हैं। लेकिन यहाँ का क्या कहता है समीकरण और यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहाँ पर कहना काफी मुश्किल है। वीआईपी सीटों में ये शामिल है, लेकिन 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल के लिए ये बड़े आंकड़े हैं। सुबासरा विधानसभा सीट के लिए क्या है जातिगत समीकरण? SC ST वोटर 54,000, पाटीदार वोटर 20,000, सिंधिया राजपूत वोटर 21,000, राजपूत वोटर 20,000, जबकि मुस्लिम वोटर 18,000 और 4,000 वोटर ब्राह्मण और अन्य वोटर यहां से निकलकर आते हैं। लेकिन किसके पक्ष में वोट करेंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मतदाता की बात करें तो 2,59,471 वोटर्स आते हैं। पुरुष वोटर की बात करें तो 1,33,000, जबकि महिला वोटर की बात करें तो 1,26,370, अन्य मतदाता 6 यहां से निकलकर आते हैं। सुबासरा के इतिहास की बात करें तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस में ही काफी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बीएसपी काफी पीछे है, इस कारण से केवल राकेश पाटीदार और हरदीप सिंह डंग के बीच ही यहां पर आमने सामने में यहां पर काफी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 4 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। अगली विधानसभा सीट सांबेर विधानसभा सीट के लिए कुल वोटर की बात करें तो 2,64,271 वोटर आते हैं। पुरुष वोटर की बात करें तो 1,35,523, जबकि महिला वोटर 1,28,746 यहां पर वोटर्स आते हैं। और सांबेर विधानसभा सीट के लिए जिस प्रकार से हालात बने हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेमचंद गुड्डू विशेष तुलसी सिलावट के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आंकड़े रहे हैं 4 बार बीजेपी तो यहाँ पर 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर तुलसी सिलावट जो है 2018-2008 में भी जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 2013 में भाजपा के राकेश टोंटन ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन यहाँ पर डबरा विधानसभा सीट भी जो है हॉट सीटों में शामिल है। कुल मतदाता की बात करें तो यहाँ पर 2,28,011 मतदाता, पुरुष यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो 1,21,000 और महिला वोटर की बात करें तो 1,06,866, जबकि अन्य मतदाता 5 यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर के आंकड़े क्या कहते हैं? दलित वोटर की बात करें तो 35,000, आदिवासी वोटर 19,000, ब्राह्मण वोटर 25,000, कुशवाहा वोटर 15,000,
रावत वोटर यहाँ पर 14,000 और अन्य यहाँ पर वोटर्स आते हैं। अब ये किसके पक्ष में वोट करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा वैश्य वोटर 12,000, मुस्लिम वोटर 8,000, गुर्जर वोटर 9,000, सिंधी वोटर 8,000 और अन्य वोटर्स जो है वो 80,000 वोटर्स यहाँ से आते हैं। डबरा विधानसभा सीट का भी फैसला काफी मुश्किल नजर आ रहा है और कासे कांटे का मुकाबला डबरा विधानसभा सीट पर भी अब देखने को मिल रहा है। 1962 से लेकर अब तक यहाँ पर 6 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा ने यहाँ पर 4 बार जीत दर्ज की है। अगली विधानसभा सीट भांडेर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। कुल मतदाता की बात करें तो 2,95,457 वोटर्स आते हैं और पुरुष वोटर की बात करें तो 1,56,817, महिला मतदाता की बात करें तो 1,38,640 यहाँ से वोटर्स आते हैं। लेकिन जातिगत समीकरण भांडेर के लिए क्या कहता है। एससी वोटर 38,000, यादव वोटर 25,000, ब्राह्मण वोटर 17,000, दांगी वोटर 14,000 यहाँ से आते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है वोटर्स एससी वोटर सबसे ज्यादा आते हैं और ये तय करेंगे भांडेर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े रहे। लेकिन भांडेर के लिए रक्षा सोनवनिया, कुल सिंह बर्रैया, इसके अलावा महेंद्र सिंह बौद्ध, यहाँ पर मायावती जी भी चुनावी मैदान में टक्कर दे रही है। सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इतिहास कहता है कि भाजपा ने 4 बार जबकि कांग्रेस ने 6 बार और यहाँ पर बीएसपी ने भी यहाँ पर 1 बार जीत दर्ज किया। यानी भांडेर विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह बौद्ध यहाँ पर मायावती जी प्रत्याशी भी टक्कर दे सकते हैं। ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। गोहद विधानसभा सीट के लिए भी यहाँ पर बात करें 3 बार कांग्रेस ने और 5 बार भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ पर 1 बार बीएसपी ने भी जीत दर्ज की है। जसवंत जाटव पटवारी जो है मायावती जी प्रत्याशी, मेघाराम जाटव कांग्रेस, जबकि रणवीर जाटव बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने चुनावी टक्कर यहाँ पर दे रहे एक दूसरे के लिए। इसके अलावा मेघा विधानसभा सीट पर हेमंत कटारे, ओपीएस भदौरिया, योगेश वेग सिंह नरवरिया भी चुनावी मैदान में है और इस सीट पर भी यहाँ पर मायावती जी चुनावी मैदान में, यहाँ पर हेमंत कटारे, ओपीएस भदौरिया को टक्कर दे सकते हैं। और इसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा, क्या कांग्रेस को फायदा यहाँ पर होगा या फिर बीजेपी को होगा यहाँ पर बीएसपी के चुनावी मैदान में उतरने से। इसके अलावा जौरा विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें तो इतिहास कहता है कि यहाँ पर 4 बार कांग्रेस और 3 बार बसपा ने जीत दर्ज किया है। इस आधार पर कांग्रेस और बीएसपी और तीसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी हो सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट भी सोमावली विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अजब सिंह कुशवाहा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी, ऐदल सिंह कंसाना बीजेपी और राहुल दंतोरिया यहाँ पर मायावती जी चुनावी मैदान में प्रत्याशी है। और यहाँ के इतिहास के आंकड़े की बात करें तो 3 बार बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर जीत हो चुकी है, जबकि यहाँ पर बीएसपी ने 2 बार सोमावली विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज किया है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुरैना विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर मायावती जी काफी पीछे है। दोनों दल यानी कांग्रेस बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। राकेश माबाई और रघुराज सिंह कंसाना आमने सामने यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो इस सीट पर कांग्रेस ने 4 बार जबकि भाजपा ने 5 बार जीत दर्ज की है। अगली विधानसभा सीट की अगर बात करें तो दिमनी विधानसभा सीट पर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गिरिराज दंतोरिया, रमन सिंह तोमर, इसके अलावा मायावती प्रत्याशी को भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ यहाँ पर मदद मिल सकती है, वोटर्स इनके साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर भाजपा ने 6 बार और कांग्रेस ने 2 बार जबकि बीएसपी ने 1 बार जीत दर्ज की, जो आंकड़े निकलकर आए हैं। अंबा विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने में टक्कर है। कमलेश जाटव बल्कि सत्यप्रकाश सतवार के बीच यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला है। और यहाँ के आंकड़े कहते हैं कि भाजपा ने 4 बार जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर 3 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व में भी यहाँ पर सामने सामने की कांटे की टक्कर है और मुख्य मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है। सतीश सिकरवार और मुन्ना लाल गोयल के बीच एक काफी बड़ा मुकाबला है। और ग्वालियर पूर्व के आंकड़ों की बात की तो बीजेपी ने यहाँ पर 6 बार जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर 5 बार जीत दर्ज की है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए। इसके अलावा अगर बात करें तो पौरी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है और ग्वालियर चंबल की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पौरी विधानसभा सीट हरिवल्लभ शुक्ला और सुरेश धाकड़ के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर है। भाजपा 4 बार तो कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ पर 4 बार जीत मिली है। यहाँ पर कह सकते कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। करैरा विधानसभा सीट पर जसवंत जाटव, प्रागलाल जाटव के बीच आमने सामने की लड़ाई है। और यहाँ पर बात करें
तो 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी सीट पर, और यहाँ पर कुल वोटर की बात करें तो यहाँ पर 1,30,000 यहाँ पर पुरुष वोटर, जबकि महिला वोटर 1,11,000 आते हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर जो है 6 यहाँ से निकल कर आते हैं। बमौरी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े। बमौरी विधानसभा सीट महेश सिंह सिसोदिया और कन्हैया अग्रवाल के बीच आमने सामने की लड़ाई है, और यहाँ पर जो आंकड़े हैं 2018-2013 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अशोकनगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जसपाल सिंह जज्जी और आशा दौरे के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबले में यहाँ पर कुछ बड़ा अंतर डाल सकती है। और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में 5-5 बार जीत दर्ज हो चुकी, जबकि एक बार यहाँ पर बीएसपी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगली विधानसभा सीट यहाँ पर मुकाबली विधानसभा सीट, मुख्य मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रहा है। कन्हैया राम लोधी और ब्रजेंद्र यादव के बीच यहाँ पर मुकाबला है, और 6 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, और बाकी अन्य यहाँ पर दलों ने जीत दर्ज की है सीट पर। अनूपपुर विधानसभा सीट बिसाहू लाल सिंह और विश्वनाथ सिंह के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, तो बीजेपी ने 3 बार तो कांग्रेस ने 5 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा सांची विधानसभा सीट के लिए प्रभु राम चौधरी और मदन लाल चौधरी के बीच यहाँ पर मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, और यहाँ पर बात की तो कांग्रेस ने 3 बार और बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है, बाकी अन्य दलों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बदनावर विधानसभा सीट भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में नजर आ रहा है, तो यहां पर कमल पटेल और राजवर्धन सिंह दंती गांव के बीच एक बड़ा मुकाबला है, तो कांग्रेस ने सीट पर 6 बार और भाजपा ने 4 बार यहां पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुर्खी विधानसभा सीट भी बड़ी सीटों में शामिल है, और सुर्खी विधानसभा सीट के लिए आंकड़ों की बात करें तो यहां पर गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच आमने सामने की लड़ाई है, और इसमें कांग्रेस ने 9 बार और बीजेपी ने 3 बार यहां पर जीत दर्ज की है। अगली विधानसभा सीट आगर विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी एमएलए निधन के कारण खाली हुई है, इस कारण से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य लड़ाई है, और बीजेपी ने यहाँ पर 6 बार और कांग्रेस ने 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है, जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं। अगली विधानसभा सीट हाटपिपलिया विधानसभा सीट के लिए मनोज चौधरी और राजवीर सिंह बघेल के बीच मुख्य मुकाबला है, और इस सीट पर 6 बार भाजपा और 3 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा नेपानगर विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर मुख्य मुकाबला सुमित्रा कास्टिगर और रामकृष्ण पटेल के बीच ही रहा है, और भाजपा ने 4 बार और 4 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। और नारायण पटेल बीजेपी प्रत्याशी के बीच मुख्य मुकाबला है, और इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए हैं, तो 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस की जीत हुई है। इसके अलावा मल्हारा विधानसभा सीट पर राम सिया भारती कांग्रेस प्रत्याशी, जबकि प्रद्युमन सिंह लोधी बीजेपी प्रत्याशी, और 1962 से अब तक 14 चुनाव में 4 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी, बाकी अन्य दलों ने यहां पर कब्जा रहा है। अगली विधानसभा सीट ब्यौरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी, जबकि गोपाल सिंह बिलाला यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी आमने सामने हैं, और बीजेपी ने 4 बार तो 4 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, यानी आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी में ही यहाँ पर लड़ाई है। लेकिन एमएलए निधन के कारण ये सीट खाली हुई है कांग्रेस, इस कारण से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि किस प्रत्याशी के सामने कौन प्रत्याशी यहाँ पर कितना मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और किसको कौन टक्कर दे रहा है। लेकिन 28 सीटों पर अब कौन कितना बहुमत से दूर है और 10 नवंबर को किस प्रकार के आंकड़े सामने आ सकते हैं, इस पर आप कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो बहुमत से कौन कितना दूर है। इस समय जो है बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और कांग्रेस के पास यहाँ पर 87 विधायक हैं, यानी यहाँ पर बात करें तो कुल जो यहाँ पर संख्या खाली हो चुकी है 29 यहाँ पर सीट खाली है, लेकिन 28 सीटों पर ही इस वक्त जो है उपचुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस को अभी भी जो है 116 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जो है 28 में से 28 सीट चाहिए, तब जाकर वो जो है अपनी सरकार में वापसी कर पाएंगे। लेकिन अन्य के समर्थन के साथ उनको जो पहले 7 का समर्थन था, अगर वो उन्हें मिल जाता है तो फिर कांग्रेस को 21 सीट और चाहिए इस उपचुनाव में वापसी करने के लिए, जो यहाँ पर आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास जो है आंकड़ा अब कम हो गया है, बीजेपी के पास 107 हैं, लेकिन अब जो है विधानसभा में 229 आंकड़ा बचता है, इस कारण से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 115 बच जाता है। बीजेपी को अब केवल 8 सीट और चाहिए इस उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए, जो यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो 230 में से 29 का आंकड़ा बच जाता है, 28 सीटों का चुनाव होना है, तो इस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। तो 10 नवंबर को आपको बिल्कुल फाइनल रिजल्ट के रूप में आपको सबसे पहले जानकारी देंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किस प्रकार के आंकड़े, किस प्रकार के रिजल्ट सामने आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर आपको जातिगत और किस प्रकार के वोटर्स किसके आमने सामने है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कुल मिलाकर 12 मंत्री समेत 355 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। अब इनकी किस्मत का फैसला यहां पर 10 नवंबर को सामने आ जाएगा कि आखिर कौन किस पर कितना भारी रहा है और जनता किसके साथ रही है। ये तो आने वाला 10 नवंबर को ही तय हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।